गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं राहुल सर आप सभी के सामने आज का क्लास जो कि केमिस्ट्री का आपका दूसरा क्लास, जिसमें कल इससे पहले हमने इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो भी पढ़ा था यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में, बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो पहला रिएक्शन है, मैं चिल्ड्रन बता दूं आपको कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए हम पहला रिएक्शन जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, कि सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं और कॉम्बशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोज रिएक्शन किसको कहते हैं, तो मैं बताऊं कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स combine to form a single substance। मतलब दो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होकर यानी जुड़कर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हो, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका सूत्र होता है A+B एरो AB। यानी कि ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इन दोनों अलग अलग एलिमेंट को मिला के क्या बना, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ। कह लें तो कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है, जैसे कि अगर दो कंपाउंड को अगर रिएक्शन कराते हैं तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है या फिर दो अलग अलग एलिमेंट को भी हम कर सकते हैं, रिएक्शन कराएंगे तो एक कंपाउंड का न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो जब ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड को जब जोड़कर एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है, उस रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच दैट जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं Mg+O2, Mg+O2 एरो देके MgO, ये हुआ Mg+O2 इक्वल टू MgO। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मैग्नीशियम एलिमेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कंबाइन करके बनाया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर इसको बनाया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होकर एक साथ जुड़ के एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए हुए हैं MgO। ठीक है, दूसरा मैं चिल्ड्रन बताऊं कि इसमें इसको कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंबशन रिएक्शन कब कहेंगे, तो कंबशन रिएक्शन उस वक्त कहेंगे जब ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करके, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम कहेंगे कंबशन रिएक्शन, या फिर इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिलीज हीट या हीट रिलीज, उसको हीट रिलीज भी कहते हैं। इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, यानी हीट का निष्कासन होती है, हीट निकलता है रिएक्शन कराने के पश्चात हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के, तो इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, कंबशन की क्रिया वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ साथ यहाँ पे लाइट एनर्जी भी क्या होगी, लाइट और हीट एनर्जी भी इवॉल्व होगी, तो जैसे हीट एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ
तो हीट एनर्जी के इवोल्यूशन होने के कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कर रहा है तो इसको हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। किसको? इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, यानी तीन टाइप से इसका यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो एलिमेंट का हम एक साथ कंबाइन करके नया एलिमेंट फाउंड करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हुआ कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में दहन क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी एक एलिमेंट को बर्न किया जाता है, तो उस समय जो नया सब्सटेंस बनता है उस नए सब्सटेंस के साथ हीट या लाइट एनर्जी रिलीज होती है, तो उस समय वो कहलाएगा कंबशन रिएक्शन। कब? जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा यानी रिएक्शन करेगा तब। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी को कहेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस समय कहेंगे जब इस नए कंपाउंड के साथ या नए सब्सटेंस के साथ ये क्या बनाएगा, मतलब रिलीज करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज जब करता है तो उस समय वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये क्लियर हुआ, समझ में आया आपको कि कैसे हुआ। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2mg हो जाएगा, यहाँ पे 2mgO हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो इस टाइप से दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2+O, H2+O H2+O2 H2+O2 लेते हैं या H2+O लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? H2+O2 एरो देके H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, यानी हाइड्रोजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट से जब रिएक्शन कराया तो ये बना H2O। ठीक है, यानी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कंबशन रिएक्शन भी कहलाएगा। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे अब ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2H2O कर सकते हैं। अब जैसे बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बनाते हैं, यानी कि C लेते हैं, C+O2 इक्वल टू एरो क्या बनेगा? CO2। यहाँ पे भी नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन करके एक नए सब्सटेंस का, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जब नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो क्या मिलता है हमें? यानी वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं कि अगर दो कंपाउंड का रिएक्शन कराया जाए तो कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि देखिए CaO, ये सिलेक्ट लाइन है, क्विक लाइन नहीं है, सिलेक्ट लाइन यानी भुजा चुना, प्लस H2O वाटर की उपस्थिति में। ठीक, इसका एरो देख के करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस ये आएगा, यानी कि ये गीला चुना हो गया यानी क्विक लाइन हो गया। तो Ca, यहाँ पे ये दोनों क्या है? कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड को फॉर्म मतलब कंबाइन किया गया तो एक नया कंपाउंड बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को ऐड करके कंबाइन करा के एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया, यानी इन दोनों को ऐड कर एक नया कंपाउंड बनाया गया। इस तरह से ये कहलाएगा तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हैं, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा रिएक्शन, दूसरे टाइप्स के रिएक्शन पे, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं विखंडन क्रिया। ठीक है, विखंडन अभिक्रिया, यानी उसमें विखंडित होता है, यानी टूटता है, टूटने की क्रिया होती है। डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन उसके नाम से ही हमारा हमको पता चलना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या? कि डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें क्या होती है कि कोई भी एक कंपाउंड टूटकर, जब कंपाउंड एक टूटेगा तो वो जाहिर सी बात है कि एक तो कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, एक एलिमेंट फॉर्म नहीं करेगा, वो अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट कई एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट्स क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे, यानी प्रोड्यूस होगा। जब एक कंपाउंड टूटता है तो एक ही एलिमेंट फाइंड नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, टूटकर दो या दो से अधिक एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए देखिए ये होता है AB एरो A+B। ठीक है, इसका इक्वेशन ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए ये इक्वेशन होता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं कैसे और क्या। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो कहेंगे दोज रिएक्शन इन विच वन सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर एलिमेंट या सब्सटेंस आर नोन एज क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का क्या मतलब, वो रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस या एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जब एक सिंगल कंपाउंड टूट कर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को फॉर्म करता है, यानी बनाता है, दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने ले लिया, अगर कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3 लेते हैं, CaCO3 लेते हैं, चलिए CaCO3 एरो, ये टूटेगा तो दो कंपाउंड बनेगा, देखिए CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ठीक है, ये दो कंपाउंड बना कि नहीं बना। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज किए और किसने किए, कब किए, तो हीट की उपस्थिति में किए। ठीक है, जब इसको डिकम्पोज किए, हीट की उपस्थिति में डिकम्पोज किए हैं, तो मिला हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किसको डिकम्पोज किया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया गया है। इसमें किसने डिकम्पोज हुआ है, टूट कर किसने दो कंपाउंड बने हैं अलग अलग, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है चिल्ड्रन, यानी कि हमें इतना जानना है कि देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है थर्मोलाइसिस रिएक्शन या थर्मोलिटिक रिएक्शन, दूसरा होता है फोटोलिटिक रिएक्शन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, या फिर उसको लाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्या, पहला होता है आपका थर्मोलिटिक रिएक्शन, दूसरा होता है फोटोलिटिक रिएक्शन, और तीसरा होता है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ये होता है, 3 होते हैं। किसके, ये तीनों टाइप्स किसके हैं, तो ये तीनों टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स हैं, यानी 3 टाइप से डिकम्पोजिशन होता है। किसी भी रिएक्शन में 3 प्रकार से डिकम्पोजिशन रहता है। इसी थर्मोलिटिक रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उसमें क्या होता है, इस थर्मोलिटिक रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे कहते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे थर्मो का मतलब जानते हैं कि थर्मो वहीं आएगा जहाँ हीट की बात होगी, जहाँ हीट की बात होती है वहाँ थर्मो आता है। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन, स्प्लिट अप। ठीक है, यानी कि हीट के कारण जब उस रिएक्शन को तोड़ा जाता है, यानी कि जो वो कंपाउंड होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है, वो हीट के कारण ही टूटता है, तो उसको कहते हैं क्या, थर्मोलिटिक। यानी कि हीट की उपस्थिति में जब एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं थर्मोलिटिक, और उसी को कहते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब करके वो टूट रहा है। हीट एब्जॉर्ब करता है तभी टूटता है। तो जिस रिएक्शन में हीट की एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट को लिया जाता है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या था कि हीट रिलीज हो रहा था रिएक्शन के पश्चात, लेकिन इसमें रिएक्शन से पहले हीट को लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हीट ये पहले ही ले लिया, हीट की उपस्थिति में ये टूटा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें हीट लिया जा रहा है, इसलिए जब हीट लिया जा रहा है तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे, और थर्मोलिटिक रिएक्शन भी कहा जाएगा। ठीक है, थर्मोलिटिक रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, तो थर्मोलिटिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हीट की उपस्थिति में ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो रहा है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसमें,
यानी कि थर्मोलिटिक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मोलिटिक रिएक्शन। यानी कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट को लिया जाता है, हीट के द्वारा उस पर एक्शन होती है, हीट के द्वारा वो क्रिया कराई जाती है, हीट की उपस्थिति में वो क्रिया कराई जाती है, तो उस रिएक्शंस को, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को थर्मोलिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट का नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखते हैं। जैसे दिया है KClO3 एरो हीट की उपस्थिति में टूट गया। अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। KCl और ऑक्सीजन, तो O3 है तो O3 यहाँ पर कर देंगे और KCl, तो यहाँ पे 2KCl कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2KClO3, 2KCl और O3। ठीक है, ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट के क्या है, इसका सिंबल है पोटेशियम का, तो के को हम पोटेशियम से इसको केलियम कहते हैं। इसका लैटिन नेम क्या है, केलियम है, पोटेशियम नहीं है। ठीक है, इसके पोटेशियम के लैटिन नेम से इसका सिंबल लिया गया है, इसलिए इसका सिंबल डिफरेंस है। जैसे कि ऑक्सीजन में O है, उसके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेटर उसके लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसलिए इस पोटेशियम को हम के से शो करते हैं, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम। ठीक है, केलियम। आगे देखिए, तो इसको इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, थर्मोलिटिक। क्यों थर्मोलिटिक कहेंगे, क्योंकि हीट की उपस्थिति में, हीट के प्रेजेंस में, यानी दोज रिएक्शन इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट इज स्प्लिट अप या ब्रेक डाउन इनटू टू सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हीट की उपस्थिति में ये ब्रेक डाउन होकर दो सब्सटेंस को फॉर्म किया या टूट गया दो सब्सटेंस में, तो इसको कहेंगे थर्मोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक रिएक्शन किसको कहेंगे, चलिए फोटोलिटिक रिएक्शंस के बारे में भी कुछ जानते हैं कि फोटोलिटिक रिएक्शंस किसको कहते हैं। फोटोलिटिक रिएक्शंस, अब हम बात करेंगे इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के फोटोलिटिक रिएक्शंस के बारे में। फोटोलिटिक रिएक्शन किसको कहेंगे, तो फोटोलिटिक रिएक्शंस चिल्ड्रन, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटोलिटिक रिएक्शन, फोटोलिटिक रिएक्शन। इस फोटोलिटिक रिएक्शंस मतलब क्या, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, और लिटिक मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में जब कोई रिएक्शंस ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो उस रिएक्शंस को हम फोटोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहेंगे, फोटोलिटिक रिएक्शंस। कब, जब लाइट की उपस्थिति में वो रिएक्शन टूटता है। जैसे कि हम ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr लेते हैं। क्या लेंगे, AgBr। चलिए AgBr ले लिए, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिए, और सिल्वर ब्रोमाइड को हमने तोड़ दिया, किसमें, तो किसकी उपस्थिति में टूटेगा, सिल्वर ब्रोमाइड लाइट की उपस्थिति में टूटेगा, यानी सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में टूटेगा। तो ये क्या है, सिल्वर हैलाइड है। सिल्वर हैलाइड किसको कहते हैं, इसको हम सिल्वर हैलाइड भी कहेंगे। सिल्वर हैलाइड, जितने भी सिल्वर हैलाइड हैं, ठीक है, ये सिल्वर हैलाइड्स सनलाइट की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होते हैं। क्यों सनलाइट की उपस्थिति, सनलाइट की जरूरत इनको क्यों पड़ती है, क्योंकि जो इनके साथ हाइड्रोजन का ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जो कि आपके पीरियोडिक टेबल के 17 पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जितने भी हाइड्रोजन, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं ये हैलोजन्स हैं 17 ग्रुप के, 17 ग्रुप के ये हैलोजन हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। तो AgBr, यहाँ पे देखिए AgBr को हम तोड़ेंगे तो बनेगा 2 Ag + Br2,
Ag प्लस Br2 ये 2 में टूटेगा। और यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि हैलाइट जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि लाइट की संवेदनशीलता के कारण ही वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। बिना लाइट की उपस्थिति में वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस हैलाइट्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, और सनलाइट की जरूरत होती है, जैसे इसे सनलाइट पड़ेगा ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कभी भी जो भी हैलाइट्स यानी सिल्वर हैलाइट्स जो भी होंगे कंपाउंड, इनको हम डार्क रूम में रखते हैं। जैसे कि फ़ोटो जो होता है सिल्वर क्लोराइड होता है, उसमें फ़ोटो जो शूट करते हैं, फ़ोटो फिल्म जो होती है उसकी रील जो होती है उसको कभी भी क्लीन किया जाता है तो देखते हैं कि डार्क रूम में उसको क्लीन किया जाता है ताकि उस पर सनलाइट ना पड़े। अगर सनलाइट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट की जरूरत केवल सिल्वर हैलाइट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। ठीक है, और जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगा यानी कि लाइट की उपस्थिति नहीं होगी ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए रिएक्शन से बचाने के लिए, जैसे फोटो फिल्म की जो रील होती है, जैसे फोटो कैमरे की जो रील होती है, उस रील को अगर हम क्लीन करते हैं फ़ोटो निकालने के लिए साफ़ कराते हैं तो उसको डार्क रूम में साफ़ किया जाता है और साफ़ करके उसका नेगेटिव्स बनाई जाती है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड से उसको डार्क रूम में ये किया जाता है। अगर उसको हम सूर्य के प्रकाश में करेंगे या फिर बाहर करेंगे रोशनी में तो तुरंत रिएक्शंस कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सिल्वर जो भी हैलाइट्स हैं इनको हम क्या रखते हैं, डार्क रूम में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब सनलाइट की उपस्थिति में हुआ और सनलाइट की उपस्थिति में जो भी रिएक्शंस होता है और टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, फोटोलिटिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2AgBr करेंगे क्योंकि Br2 था, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Ag कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोलिटिक रिएक्शंस का। दूसरा अगर सिल्वर क्लोराइड लेंगे AgCl2 लेते हैं, ये सॉरी सिल्वर क्लोराइड है ना तो AgCl ही लेंगे। एरो फिर सनलाइट की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, 2Ag, यानी कि यहाँ पे 2AgCl हो जाएगा, बैलेंस कर दे रहा है, प्लस Cl2। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर से ब्रेक डाउन हुआ सनलाइट की उपस्थिति में। जब सनलाइट की उपस्थिति में कोई भी रिएक्शंस ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ब्रेक डाउन या रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, या डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सच रिएक्शन आर नोन एज फोटोलिटिक रिएक्शन। यानी कि जब कोई भी रिएक्शन या कंपाउंड, जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है सनलाइट की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, तो उस समय वो रिएक्शन फोटोलिटिक रिएक्शंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, अब बात करेंगे इसी में हम इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक नेक्स्ट है। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब ये कहाँ से आया है, तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से आया है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में हम किसी रिएक्शंस को ब्रेक डाउन कराएंगे। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और दो नए सब्सटेंस को या एलिमेंट को फॉर्म करता है, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस होगा। यानी कि वो किसके अंतर्गत आएगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस के अंतर्गत आएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस के अंतर्गत आएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आया है। ठीक है, और लिटिक मतलब तो मालूम ही है कि ब्रेक डाउन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जब कोई ब्रेक डाउन होता है, कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। यानी कि दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को किया कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक तो NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का ही लेते हैं, NaCl लेते हैं। एरो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो कराएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोटेशन होगा और जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये टूट जाएगा। ये NaCl का जो कंपाउंड है, यानी सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है, ये टूट जाएगा और बन जाएगा Na+Cl2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2NaCl करेंगे और यहाँ पे 2Na करेंगे।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में हम इसको तोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है आपको पता है? पता चला कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है। अगर वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हम वाटर में भी कर सकते हैं। अगर वाटर को लेते हैं H2O को, H2O में इलेक्ट्रिसिटी को जब हम फ्लो कराएंगे तो इससे वाटर के में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों को अलग करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोटेशन कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही फ्लोटेशन कराएंगे तो ये टूट जाएंगे H2 + O2 में, H2 + O2 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, यहाँ पे हो जाएगा 2H2, बैलेंस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्शंस कराते हैं, यानी कि जिस रिएक्शंस में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है डिकम्पोज करने के लिए उस कंपाउंड को, उस रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अब ये तीनों रिएक्शंस तो हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें चिल्ड्रन क्या होता है कि जो एक कंपाउंड या एक एलिमेंट होते हैं ये एक दूसरे से अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, यानी कि वो जिस स्थान पे है उसको अपने स्थान को चेंज कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि इसमें कहेंगे, इसको डिफाइन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, दोज रिएक्शन इन विच one element take place another element in a compound, यानी किसी भी कंपाउंड में अगर, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, इन डिस्प्ले आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम बताएं आपको, जैसे कि AB है, यहाँ पे AB + C, ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे इसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड के साथ, एक सिंगल एलिमेंट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इसलिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में बस वही कि दो कंपाउंड के साथ, यानी कि जब एक कंपाउंड का रिएक्शन एक एलिमेंट से कराते हैं और वो एलिमेंट उस कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, तो उस समय सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब दो कंपाउंड का रिएक्शंस कराते हैं और दोनों कंपाउंड के एलिमेंट एक दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट से डिस्प्लेस कर लेते हैं, यानी कि अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं, तो उस समय उस रिएक्शंस को कहेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, AC + B, ये हो जाएगा AC + B, इसका रिएक्शन ये होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे AB एक साथ था, एक कंपाउंड, और +C एक एलिमेंट से रिएक्शन करवा रहा था। नेक्स्ट रिएक्शन के पश्चात हमें क्या मिला, प्रोडक्ट में मिला कि ये जो B है, C डिस्प्लेस हो गया, यानी कि इसके प्लेस को चेंज कर दिया, यानी कि C B का जगह ले लिया। B का जगह कौन ले लिया, C ले लिया इस कंपाउंड में। तो जब B का जगह C ले लिया, दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो यानी कि B C के प्लेस से B क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया ना अपने प्लेस से, किसके द्वारा, C के द्वारा। ठीक, तो ये ऐसा डिस्प्लेस होता क्यों है, तो इसलिए होता है क्योंकि जो ये एलिमेंट C है, ये इस एलिमेंट के थ्रू हायर रिएक्टिविटी होती है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव होता है इस एलिमेंट के, यानी कि एलिमेंट B के अपेक्षा जो C होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होने के कारण ये इसको हटा देता है और ये इसका जगह ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि वाई एलिमेंट C डिस्प्लेस द एलिमेंट B इन ए कंपाउंड, जो भी है AB। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बिकॉज एलिमेंट C हैज मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट B। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल्स देते हैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे कराएंगे।
जैसे कि CuSO4 लिए, CuSO4 प्लस Zn, एरो देखिए ZnSO4 प्लस Cu, ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, CuSO4 एक्वस है, Zn सॉलिड है, यहाँ पे ZnSO4 एक्वस हो गया और फिर Cu क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे CuSO4 कॉपर जो सल्फेट है, कॉपर और सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट अब बना लिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या मतलब AB चाहे भी, मतलब किसी भी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है जो मोर रिएक्टिव होता है, सॉरी लेस रिएक्टिव होता है इस कंपाउंड में, उस एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना जगह खुद ले लेता है। यानी कि Zn यहाँ पे क्या है, Cu की अपेक्षा मोर रिएक्टिव है, इसलिए Zn Cu को क्या कर दिया, हटा दिया Cu की जगह से और उसका जगह खुद ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे चिल्ड्रन है, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का ही हम फेरस आयरन से अगर रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे देखिए ये कॉपर का जगह कौन ले लिया, आयरन ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि जो कॉपर था वो लेस रिएक्टिव था किसकी अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन हम जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है और कोई वीक पर्सन है, तो हम ऐसा ही जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है वो वीक पर्सन को मार देगा, है ना, उसको मार देगा और वो वीक पर्सन जो होगा वो हार जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे उसी नज़रिए से अगर हम देखें कि यहाँ पे जो Cu है वो आयरन की अपेक्षा क्या है, वीक है, इसलिए ये जो आयरन है ये Cu को मार के हटा दिया और इसका जगह खुद ले लिया। ठीक है, तो चिल्ड्रन आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो दो हमारा बच गया है इसका टाइप्स एंड डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।